2024 में 122 122 एंड कट ऑफ दिस ईयर वाज अगेन 88 और 2025 में इसमें आए हैं 118 118 एंड कट ऑफ इज 92। क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स में दिक्कत आती है? ब्रो, जो आपने अब तक स्ट्रेटेजी फॉलो की है, मैं तो वही बोलूंगा कि आप उसी को फॉलो कीजिए। तो इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लगता है आपको कि क्या रखना चाहिए लास्ट 2 मंथ्स में? मतलब मेरे को ये लगता था कि करंट अफेयर्स इज लाइक वो अथाह समंदर है ये। Right. आप 100 प्रिपेयर कर लोगे, यूपीएससी 100 फर्स्ट पूछ लेगा। पैटर्न एनालिसिस वगैरह होता था ना कि पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस, इकोनॉमी के इतने, स्टैटिक इतने, करंट अफेयर्स इतने। मैं उस चीज में, मेरे को बहुत ही ना साइंटिफिक, ओवर साइंटिफिक वो चीज लगती थी। Right. द पर्पस वाज कि यूपीएससी तो वो गेम कभी भी चेंज कर देगा। What if somebody has a backlog at this point? ये क्वेश्चन भी मैं देख रहा था ना, somebody has not finished one subject, let's say science and tech में backlog है या let's say polity में कुछ backlog है. How do you handle that now? तो what was your schedule like? And please tell me for the last 2 months, mock test का score, इससे कई लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। क्या मॉक टेस्ट का स्कोर मैटर करता है? मतलब प्रीलिम्स के लिए तो और कुछ, मतलब साइंस एंड टेक का, बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड सोर्स। So today's mentorship session is basically about what to do in the last 2 months. देखो, हमने ये टारगेट रखा था कि 31 मार्च तक हम सब कुछ खत्म करेंगे। तो आज इस सेशन में बेसिक डिस्कशन ये है कि लास्ट 2 मंथ्स में what are the strategies to follow, ठीक है? And for this session I have a very special guest here. So first I'd like to welcome him. So this is Dipanshu. Hi Dipanshu, thank you for being here. Thank you. He is ranked 38 this year. So first let us congratulate him formally for this great achievement. Yeah, so frame के बारे में। Thank you. And Dipanshu of course has been a student of Sarthi IAS and me personally as well. So today we will talk to Dipanshu about the last 2 months strategy and the various things that we can implement in these last 2 months. ठीक है? तो पहले दिपांशु, सबसे पहले एक बार प्रीलिम्स का स्कोर सुनना चाहता हूँ मैं आपके, ठीक है, ताकि बच्चों को भी पता चले कि जिनसे वो बात कर रहे हैं वो गाइडेंस कितनी क्रेडिबल है। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 2023, दिस इज व्हेन वी मेट। बिल्कुल बिल्कुल। देन 2024, देन 2025 जी। तो एक बार अपने प्रीलिम्स के स्कोर्स बता दो तीनों से। जीएस में 2023 में वो काफी पेयर्स वाले क्वेश्चन आए थे, उस साल बाउंसर सा था। मैं कट ऑफ साथ में लिखता जाऊंगा। ठीक है, बोलो। तो इसमें आए थे 130 या 120, मेरे को भी याद नहीं, 120 मान लेते हैं। हाँ, और कट ऑफ था 75, है ना? ठीक है। फिर 2024 में 122 एंड कट ऑफ दिस ईयर वाज अगेन 88 और 2025 में इसमें आए हैं 118 एंड कट ऑफ इज 92। तो एज यू कैन सी, कैमरा उधर है, देख, एज यू कैन सी, अमेजिंग मार्क्स, राइट? अमेजिंग मार्क्स विद as far as GS is concerned every year, और स्पेशली इतने टफ साल में भी, राइट? तो आज we are just going to talk to Dipanshu about how we are going to prepare in the last 2 months. एक स्ट्रैटेजी मैंने भी आपके लिए बनाई है, वो हम कैसे फॉलो कर सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, एंड वट एवर क्वेश्चन यू गाइज हैव वो क्वेश्चन भी हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ दिपांशु। पहला क्वेश्चन तो ये है यार कि जो ये लास्ट 2 मंथ्स हैं, इसमें ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए एंड क्या चैलेंजेस लोग फेस करते हैं जिसकी वजह से प्रीलिम्स में दिक्कत आती है? मतलब आपको क्लियरली कभी आई नहीं है, बट वैसे क्यों आ सकती है? ब्रॉड स्ट्रैटेजी की बात करें सर, तो मेनली मैं ये बोलूंगा कि अभी कोई भी डोंट फॉलो एनी न्यू सोर्स अभी, और टाइम भी ये ऐसा होता है। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब 3 साल मैंने ये एस्पिरेंट वाला ही रहा है पूरा, राइट? इतने ज्यादा अभी न्यू सोर्सेज आ जाएंगे, कोई कंपाइलेशंस आ जाएंगी, थीम्स आ जाएंगी। आई एम जस्ट राइटिंग जो आप बोल रहे हो। कोई न्यू कंपाइलेशन है, कोई थीम है, वो बोलेंगे कि यार ये देखो, ये चीज पढ़ो, पिछले साल इसमें से इतने क्वेश्चंस आए थे, प्रिडिक्शंस आ जाएंगी 10 तरीके की हर उसकी, तो मतलब कुछ फायदा नहीं होता। टेक इट फ्रॉम मी, देखी मैंने भी थी, फोमो होता है, बट फाइट इट, उसका कुछ फायदा नहीं है। आज तक मैंने नहीं सर कोई ऐसा प्रिडिक्शन देखा जिसमें से 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी आए हों, राइट? तो उसका कुछ फायदा नहीं है। क्या है कि मेन जो आपकी चीजें हैं, 80-90 क्वेश्चंस आप वहां से आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आप उसको बार बार अपना सिंपली रिवाइज करो। जो आपने अब तक स्ट्रैटेजी फॉलो की है, मैं तो वही बोलूंगा कि आप उसी को फॉलो कीजिए और अच्छी बढ़िया आप रिवीजन कीजिए। एक्टिव रिकॉल की काफी सर बात करते हैं, दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो आप न्यू सोर्सेज मत ढूंढ लेते हो, राइट? तो जैसे दीपांशु जिन लोगों से आप अभी बात कर रहे हैं, ये सारे सारथी के ही फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो अब जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स फिल्म्स में, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर, क्योंकि देखो यार कुछ ना कुछ तो रह गया होगा, कुछ बैकलॉग भी होगा, बिल्कुल। तो क्या प्रायोरिटी ऑर्डर रखना चाहिए? पहले स्टैटिक, पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स में बताओ, और फिर स्टैटिक में सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो जैसे हमारे पास अभी 4 ऑप्शन है, एक स्टैटिक का ऑप्शन है, एक करंट अफेयर्स का ऑप्शन है, एक पीवाईक्यू का ऑप्शन है, एक टेस्ट का ऑप्शन है।
Right. यही 4 चीजें हो पाएंगी अभी। राइट। तो इनमें से प्रायोरिटी ऑर्डर क्या लगता है आपको कि क्या रखना चाहिए लास्ट 2 मंथ्स में? मेरा मेन प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब इवन लास्ट 2 मंथ्स हो या जितना भी मेरी स्ट्रैटेजी रही थी, मेरे को होता था मैं स्टैटिक बार बार रिवाइज करूं, मतलब तो इसको I think डेफिनेटली दिस one वुड पे बी रखते हैं। नंबर 1। राइट। एंड करंट अफेयर्स आप कीजिए बट डोंट ओवरडू। मतलब मेरे को ये लगता था कि करंट अफेयर्स इज लाइक वो अथाह समंदर है ये। राइट। आप 100 प्रिपेयर कर लोगे, यूपीएससी 100 फर्स्ट पूछ लेगा, और वो 100 फर्स्ट सॉल्व जब आप करने जा रहे हो, मान लीजिए पेपर है उसमें 100 फर्स्ट पूछ लिया, राइट। दो तरीके से आपका माइंड वर्क करेगा। या तो आप बोलोगे कि यार मैंने 100 पढ़े थे, उसमें से ये नहीं है तो ये मैं नहीं सॉल्व कर सकता। दूसरा तरीका है कि आप उसमें जो आपकी स्टैटिक नॉलेज है, जो आपकी इंटीग्रेटिव सारी ये तैयारी हुई है, आप उसको यूज करके आप उसमें से इजीली मेरे हिसाब से काफी एलिमिनेशन करके गुड आप लेके आ सकते हैं। Right. तो रिवीजन, आप इसमें प्रायोरिटी तो रिवीजन ही कर दो। रिवीजन हाँ, में static static, revision, हाँ। revision of static, तो exactly. रिवीजन ऑफ स्टैटिक दिस वुड बी नंबर 1। पीवाईक्यूज सर जितने आपने क्लास में जैसे करवाए थे ना, Right. साइंस एंड टेक या एनवायरनमेंट में जो इंटीग्रेटेड थे उसी में Right, कोर्स में, वो मैंने किए थे। अदरवाइज मैं पीवाईक्यू नहीं करता था। Okay. मेरे को ऐसे लगता था, मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव टोल्ड, बट Right. ये टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं आपको बच्चों को ये सबसे पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस इज माय स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। Right. मेरे को ऐसे लगता था कि स्टैटिक बार बार करो। जो पीवाईक्यू के 2 हिस्से हैं, कोई भी पेपर है उसके 2 हिस्से हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। Right. जो उस समय का प्रीवियस ईयर में स्टैटिक था वो आज भी स्टैटिक है। Right. इंपॉर्टेंस के लिए आप देख सकते हो कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट डोंट ओवरडू द एनालिसिस। Right. अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूक टाइप Right. थिंग है। तो ओवरडू मत कीजिए ताकि आपको थोड़ी लैंग्वेज वगैरह समझ आ जाए। Right. बट पर्सनली मैं उतना इसको, मतलब जितना क्लास में था ना आपका, बस उतना ही था। Right. मैंने साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में जितने इन्होंने क्लास में कराए, उसके अलावा मैंने नहीं करे Right. पीवाईक्यू। नहीं, बट आई थिंक दिस इज अ राइट पॉइंट कि इसकी लैंग्वेज देखने का ही मेन पॉइंट है मेन, कि और आप- आपको समझ आ जाए Right. कि और इसमें ये है कि हमारी इशू क्या रहता है ना हमारा, हम जैसे कोचिंग मटेरियल से हो लिया या कोई प्राइवेट पब्लिकेशन से कर लिया, Right. हमें इसलिए लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में इशू आता है। Right. हम एनसीईआरटी करें या सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप तो अपने उसमें पढ़ाते थे GS3 में कि भाई Right. वहीं से देखो, डायरेक्ट Right. सोर्स करो। तो उससे क्या होता है, फिर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बनती है। Right. हम वो करते नहीं है स्टैंडर्ड चीज भी, जैसे Right. फिलोसफी में होता है ना श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर। Right. हम सारे स्मृति लिटरेचर पढ़ रहे हैं। करेक्ट। मेरे को लगता था एनसीईआरटी या बजट डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दीज आर श्रुति, ये डायरेक्ट भगवान के मुंह से आ रही है। Right. तो लैंग्वेज सुबह ही पढ़ा है इकोनॉमिक्स यूट्यूब पे तो वो देख सकते हो। बिल्कुल। और टेस्ट के बारे में क्या कहोगे यार? इस टाइम पे ये बहुत कंफ्यूजन रहती है, टेस्ट कितने टेस्ट और देने चाहिए या नहीं, और क्या सिस्टम रखना चाहिए? सर मेरे को ना 2 पर्पस लगते थे टेस्ट के। फर्स्ट पर्पस इज कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप ऑप्शन कंफ्यूज करने के कारण गलत कर रहे हो, दैट इज वन पर्पस टेस्ट देने का, कि आप वो ना करो। राइट। सेकंड इज कि आप ओएमआर ही गलत भर दे रहे हो बार बार। आपने एक क्वेश्चन गलत भरा, सीढ़ी की तरह वो सारे गिरते चले गए आपके अगले क्वेश्चंस। राइट। टेस्ट मेरे हिसाब से कंटेंट बिल्डिंग के लिए नहीं ठीक है, क्योंकि आप 10 टेस्ट दोगे, वही करंट अफेयर वाली बात, 10 दोगे, 20 दोगे, 21st में से आ जाएगा पेपर, Right. उसका कोई एंड नहीं है। द पर्पस ऑफ मेरे हिसाब से मॉक टेस्ट इज प्रैक्टिस ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी नो। अब अगर वहां पे टेस्ट में आपके वो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं जो आपको आने चाहिए, बिकॉज यू हैव रेड देम ऑलरेडी, राइट। स्टैटिक में, या मान लीजिए लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, सिर्फ वो पर्पस है टेस्ट का कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और ओएमआर की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि वो मेरी लार्जली ठीक थी, मैंने अभी बताया कि डिस्क्लेमर की दिस वाज माय स्ट्रेटजी। मैं शुरू से ओलंपियाड्स वगैरह या टेस्ट कॉम्पिटिटिव वगैरह में ठीक रहा, Right. तो मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। 2-3 ओएमआर के लिए टेस्ट दिए और देखा कि कोई ब्लंडर नहीं करते। आपने जैसे एक यूट्यूब पे वीडियो डाली थी ना, हाउ टू एनालाइज योर Right. प्रीलिम्स टेस्ट स्कोर, कि उसमें आप बताते थे ओएमआर में साइंस Avoidable mistake नहीं हाँ, होनी चाहिए। अवॉइडेबल मिस्टेक नहीं होनी, Right. दैट इज द ओनली पर्पस। कंटेंट बिल्डिंग मेरे हिसाब से इज नॉट द राइट वे। Right. तो वो इतना बड़ा खरीदे मैंने भी थे मॉक टेस्ट जस्ट टू वो टेल। Right, right. तो मैं क्या 2 ज्योग्राफी के 2 हिस्ट्री के 2 जैसे हम Right. लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाया था। मतलब सो कंटेंट बिल्डिंग मेरे को नहीं लगता इससे Right. होती है। अगर आपकी ये चीजें ठीक हैं, आप ब्लंडर नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन अवॉइड। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट और अटेम्प्ट करने की Strategy, right, अगर right, ये right. दोनों पता चल जाएं, Right, आई right, थिंक right. इसके बियॉन्ड टेस्ट का कोई बहुत ज्यादा पर्पस नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अब इसी से रिलेटेड एक बात करते हैं यार कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मतलब क्योंकि दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न फ्रॉम टेस्ट। बिल्कुल। अब कोई कहता है 3 राउंड में करो, कोई कहता है 1 राउंड में कर लो। जी जी। तो आप बताओ कि अटेम्प्ट करने का आपके हिसाब से व्हाट वाज द राइट वे, एंड व्हेन डू यू टेक एन एजुकेटेड गेस एंड व्हेन डू यू नॉट? कि कब लगता है, जैसे कैन यू गो विद अ प्री डिटरमाइंड माइंडसेट कि यार मैं तो 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, या वहां पर आप लाइव डिसीजन लेते हो? और अगर वहां पे लाइव डिसीजन लेते हो तो कैसे लेते हो? देखिए सर, मेरी ना लार्जली जो भी किसी भी क्वेश्चन को लेके आंसर है ना, इट्स वेरी सिंपल। द आंसर इज कीप इट सिंपल। राइट। टेस्ट अब 1 to 100
सेट होता है, चेक भी 1 to 100 होता है। मेंस की भी बात करें तो 1 to 20 पेपर सेट होता है, 1 to 20 चेक होता है। तो इन चीजों में मैं ज्यादा माइंड नहीं लगाता था, मैं 1 to 100 करता था। रीडिंग्स ना आप शुरू से माइंड में ना लेके जाएं कि मैं 3 करूं, मैं 4 करूं, मैं 2 करूं, या मैं 1 भी करूं फॉर दैट मैटर। मेरे को होता था मैं 1 से 100 लगता था, सॉल्व करता जाता था। अगर मेरे को लगता था कि मतलब एक फीलिंग की यार ये बहुत ज्यादा मेरे छूट गए हैं क्वेश्चंस, तो एक बार दोबारा देख लो जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। बट लार्जली मेरे हिसाब से 1.5 रीडिंग होती थी मेरी। 1 रीडिंग में 1 to 100 सारे किए, जो कर लिया उनको मतलब मार्क कर लिया क्वेश्चन पेपर पे। फिर मेरे रहे ही मतलब 20 क्वेश्चन जाते थे जिनको मैं फोल्ड कर लेता था पेज ना उसी में, तो वहीं मार्क कर लिया कि वहीं यार मार्क कर लिया कि बार बार वैसे वो ना करना हाँ, पड़े। और मैं वहां पे लिख लेता था कि मतलब जैसे अंडरलाइन वगैरह तो हम वहां पे सर्कल कर लेते कि यार दिस इज द पॉइंट दैट आई एम कंफ्यूज्ड ऑन, कि यार इसमें ये था कि ये था। तो फिर जब हम, और क्या है कि माइंड के बैक पे ना वो प्रोसेस चलता रहता है। कई बार होता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं और अगले दिन हमें उसका सोल्यूशन मिलता है, क्योंकि माइंड बैक में वो हमारे सर्च कर, हाँ वही वो सर्च करता रहता है। तो फिर उसके बाद उनको अटेम्प्ट कर लो। कुछ ऐसे फिक्स्ड नहीं था। सेकंड चीज की 90 करने हैं, 85 करने हैं, 80 करने हैं। मेरे 85 to 90 बेस्ड ऑन हाइंडसाइट। नाउ दैट आई एम हियर, तो आप प्री डिटरमाइंड एक आइडिया के साथ नहीं जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। वहां हो गए 85 to 90 अटेम्प्ट। बिल्कुल। और ये भी नहीं है कि मतलब एटलीस्ट यार ये भी मत करना कि प्री डिटरमाइंड नहीं जा रहा हूं, मैं तो 40 अटेम्प्ट करके आया हूं, Right, ऐसे हाँ, मत of कर course. देना। देयर इज अ मिनिमम, वो लेफर्स कर्व, लेफर्स कर्व है कि अगर आप बिल्कुल ही सोच के मैं तो 92 अटेम्प्ट करके जाऊंगा क्योंकि मेरा टेस्ट में इससे अच्छा स्कोर आ रहा था, ऐसा मत करना। यूपीएससी हैज अ नैक ऑफ बीइंग अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है। जैसे अब सीसेट में 2023 में सर यही हुआ था कि उन्होंने मैथ्स इतना टफ डाल दिया था। We'll come to CSAT separately. मतलब हर पेपर में दे कैन चेंज एवरीथिंग। तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट से जाओगे रिजिड, उससे तो आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है वहां पे। अब ओएमआर जैसे आपके चैनल पे सिर्फ ओएमआर मेरे को ऑथेंटिक लगती थी वंस, सारे ओएमआर 100 क्वेश्चंस वहां पे यूपीएससी के ओएमआर में देयर आर 160 क्वेश्चंस, बिल्कुल 160 की स्पेस होती है। हाँ, ठीक है, वो 100 की नहीं होती है, और वो बात वो पहली जगह वहीं पे पता चलती है, वो जाके यू गेट टू नो दैट वंस यू आर इन द हॉल। एंड हर ओएमआर जो यहाँ पे रेप्लिका बनाया है एंड आई विल अपलोड फॉर ऑल ऑफ यू, दोबारा डाल प्रैक्टिस। हाँ। और क्या है, अब आप मान के चले गए 90 करूंगा, आप गए 1 2 3 4 90 तक पहुंच गया, जाके आपको पता लगा इस बार तो 120 क्वेश्चन पूछे हैं। अब वो आगे की इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं पूछता है। राइट। तो यूपीएससी कैन प्ले एनी टाइम, वो मेंस में भी प्ले कर सकती है। मतलब 12.5 नंबर के 20 क्वेश्चन बना देंगे वो। राइट। और पहले होता भी था। और उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया था। आई थिंक 17-18 में इन्होंने अभी भी नहीं किया था। हाँ, वो डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम आज 12.5 से अब हम 10 और 15 के, ऐसा नहीं है। तो डोंट गो विद द फिक्स्ड माइंडसेट। आप तैयारी हर चीज की करिए, और जो वहां पे सिचुएशन हुई आप वैसे बेस्ट परफॉर्म करके आउटकम आनी चाहिए। करो जो मर्जी, आउटकम आनी चाहिए। तो जैसे यार लेट्स से यू हैव अ क्वेश्चन और आपको लग रहा है यार कि इसमें ना ए या बी में से कोई आंसर है, और आप श्योर नहीं हो, या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में ए, बी या सी में से कोई आंसर है। बेसिकली यू आर एबल टू एलिमिनेट वन ऑप्शन हियर, यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस हियर। तो क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें? देखिए, अगर तो आपके पेपर के दौरान अटेम्प्ट्स बिल्कुल ही कम हुए हैं, राइट, 50 ही हो गए हैं, देन आपको रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा। राइट। बट अगर आपके लार्जली ठीक है, 70 वगैरह आपके हो गए हैं खुद ही, और अब आपके ये 2 दिस और दैट वाले रह गए हैं जिसमें 2 ऑप्शंस एलिमिनेटेड है, उसमें मैं बोलूंगा कि आप ले सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी है। तो 50% पे जनरली यू डू टेक द अटेम्प्ट। बिल्कुल फॉर दिस यू I have hardly taken because मेरा हो जाता था अटेम्प्ट। बट अगर आपके बहुत ही कम अटेम्प्ट्स हैं तो भाई फिर तो लेने ही मतलब मुझे पड़ेंगे। लग रहा है 50% मिला के अगर 75 के अभी भी नीचे हैं, देन यू गो फॉर दिस। बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर 80 के आसपास क्रॉस हो चुके हैं, देन दिस माइट एंड अप बीइंग अ ब्लंडर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, एंड दिस इज व्हाट यू परफेक्ट इन टेस्ट सीरीज। ये डिसीजन मेकिंग वहां जाके डिसाइड नहीं हुई। टेस्ट का पर्पस ही ये है कि आप ये चीज फिगर आउट पहले कर लो कि यार मेरी पर्सनालिटी तो ऐसी है कि मैं सारे क्वेश्चन करके आता हूँ, है ना। सो दैट इज वन थिंग। करंट अफेयर्स के बारे में यार यहाँ पे काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो थोड़ा और डिटेल में मैं जानना चाहूंगा करंट अफेयर्स के बारे में कि एक तो कोई प्रायोरिटी ऑर्डर है क्या सब्जेक्ट्स का, कि यार ये वाले सब्जेक्ट से करंट अफेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम है, और इस टाइम पे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि यार बहुत बल्कि मटेरियल बहुत है ना। राइट। मतलब द मटेरियल कीप्स ऑन एक्सपेंडिंग टू हैव मैक्सिमम कवरेज। बिल्कुल। अब वो हो गया कि मुझे दिखाना है कि मेरे करंट अफेयर्स से देखो कितने क्वेश्चन आए, तो उसमें वो बल्कि होता जाता है। राइट। और आप ये तो how देखिए do ना you सर handle कि मतलब जो आउटपुट है कोचिंग्स की, वो ऐसे आती है कि कितने क्वेश्चंस उनके हिट हुए। मतलब वो पूछेगा और उन्होंने कवर किए, तो उस चक्कर में क्या होड़ मची हुई है कि सब कुछ ही कवर कर लोगे फिर तो आपके मटेरियल से ही आएगा ना। हाँ, तो डिक्शनरी से तो 100 डिक्शनरी से 100 आएंगे। तो प्लीज ओवरडू मत कीजिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। पानी भी ज्यादा पियोगे तो गलत हो जाएगा काम। राइट। तो
करंट अफेयर्स में प्रायोरिटी लिस्ट एज सच नहीं है सर, मतलब क्योंकि दे कैन कुछ भी करेंगे वो। और जो ये पैटर्न एनालिसिस वगैरह होता था ना कि पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस, इकोनॉमी के इतने, स्टैटिक इतने, करंट अफेयर्स इतने, मैं उस चीज में मेरे को बहुत ही ना साइंटिफिक, ओवर साइंटिफिक वो चीज लगती थी। Right. द पर्पस वाज कि यूपीएससी तो वो गेम कभी भी चेंज कर देगा। करेक्ट। पॉलिटी के कल को 5 क्वेश्चन आ गए तो आप यूपीएससी का जाके यू गला कैन थोड़ी नॉट पकड़ोगे आई कि थिंक ये यार, भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यू कैन नॉट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। राइट मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को, Right. क्योंकि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर किया और वहां पर वो सब्जेक्ट इजी आ गया, राइट कि मान लो आप एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर छोड़ के बिल्कुल, चले गए, बिल्कुल, बिल्कुल। और पता चला पॉलिटी तो इस बार बहुत टफ है राइट और एंशियंट मेडिवल आसान है, तो वहां पे एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। एंड कहीं नहीं लिखा है कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत से आएगा, राइट या बेसिक चीजें आएंगी। दे कैन आस्क सच टफ क्वेश्चंस इन पॉलिटी, वी कैन मेक सच टफ क्वेश्चंस इन पॉलिटी इवन हियर के यूपीएससी से भी सॉल्व नहीं होंगे। मतलब कोई लिमिट नहीं है ना किसी सब्जेक्ट में आप कितने टफ जा सकते हो। एक बार उन्होंने फ्लैग कोड पूछ लिया था, I think। हाँ हाँ तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था वो। Right, आंध्र right. प्रदेश के एमपी की वोट वैल्यू पूछ ली थी प्रेसिडेंट Right, इलेक्शन right, में। right, right. नोबडी एक्सपेक्ट्स दैट, सो यू कांट रियली इग्नोर एनी सब्जेक्ट। ट्रेंड सर, एनालिसिस जैसे हाँ, तक ठीक है। आप पूछ रहे थे ना कि प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, मैं तब सोच रहा था कि यार मेरी तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट थी नहीं, तो Right. मैं अभी बताऊं क्या, अभी सर ने Right. पूछ नहीं, लिया this is तो the right answer। मेरे Yes. को भी सही लगती है बात कि किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं तो सर इक्वल वेटेज देता था, मतलब आई हैव नॉट बीन कि भाई इसमें पॉलिटी 3 बार कर ली, आर्ट एंड कल्चर आप सारा इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स करो। उसका क्या रीजन है, यही रीजन है। पॉलिटिकल को अगर यूपीएससी उसको थोड़ा अंडरमाइन कर देगा तो आप क्या करोगे, और मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर इजी आ गया, और यही मतलब ये एक प्रिंसिपल है, ये हर जगह काम आएगा, आपके इंटरव्यू में भी, मेंस में भी। मेंस में भी कुछ बच्चे कुछ करते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं, जैसे ऑप्शनल में कुछ छोड़ दिया, तो मेरे को होता था कि आप सबको इक्वल वेटेज दो। अब अगर पॉलिटी आती है ज्यादा तो आपने 3 बार कर ही रखी है, राइट अगर कम आ गई तो कोई बात नहीं, यू हैव नॉट सेक्रीफाइस्ड अदर सब्जेक्ट्स फॉर द सेक ऑफ इट। राइट तो आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए यूपीएससी को। Right. वो सीसैट में करते हैं ना, फ्लिप ऑफ अ कॉइन, Right. 5 बार हेड्स आया तो इसका मतलब ये नहीं है 6 में उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी, Right. छठी बार भी वो उसकी independent 50%। event इट है। इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। Right. तो जो पीवाईक्यू एनालिसिस है ना, इट्स वेरी हाइंडसाइट बायस जिसको बोलते हैं, कंफर्मेशन बायस या हाइंडसाइट बायस। यूपीएससी कभी भी चेंज कर देगा तो यार मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते किसी को। यार अब इससे एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने कहा कोई सब्जेक्ट इग्नोर मत करो। व्हाट इफ समबडी हैज अ बैकलॉग एट दिस पॉइंट? ये क्वेश्चन भी मैं देख रहा था अभी चैट में कि किसी का बैकलॉग है, यू नो समबडी हैज नॉट फिनिश्ड वन सब्जेक्ट, लेट्स से साइंस एंड टेक में बैकलॉग है, या लेट्स से पॉलिटी में कुछ बैकलॉग है। हाउ डू यू हैंडल दैट नाउ? इस टाइम पे क्या करें, क्योंकि रिवीजन का भी टेंशन है। नहीं, बैकलॉग पहले क्लियर कर लो, मतलब वही चीज है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी है। मान लीजिए आपका बैकलॉग है, वो बैकलॉग रहेगा ही, मतलब कोई ऐसा टॉपर, अगर आप रैंक 1 को भी सर यहाँ बुला लेंगे, या पिछले सालों को भी, उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो हमारे किसी बाकी टॉपर्स को भी बुलाएंगे सर। Right. तो मेरे को नहीं लगता कि वो कोई भी ऐसा मतलब उसमें होगा। तो बैकलॉग सबका होता ही है, मतलब 100%। इवन आफ्टर क्लियरिंग मैं अगर बोलूं कि यार मेरी मेंस में मेरा अभी भी बैकलॉग पड़ा होगा कुछ, नहीं, मेरा भी बड़ा है। हाँ तो यार इट्स फाइन, मतलब ठीक है, आप उसके प्रेशर में ना आए, बट ये भी ना करें कि यार कोई बात नहीं, पढ़ा है तो पढ़ा है। रिवीजन का बैकलॉग इज चलेगा, पर आपने एक बार भी नहीं पढ़ी है वो चीज, 2 बार भी नहीं पढ़ी है, कि आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट हैं उसमें कि आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बैकलॉग का क्या करें, आप उसको पहले क्लियर कर लो। मैं तो जैसे न्यूज़पेपर करता था सर अपना करंट अफेयर्स के लिए, तो बैकलॉग पहले क्लियर, उसके बाद बाकी तैयारी, मेरा ये रहती थी स्ट्रेटेजी। इफ इट वर्क्स फॉर यू तो राइट। अब यार एक क्वेश्चन है सीसैट को लेके, तो उसके भी स्कोर्स लिख लो। हाँ, सीसैट के स्कोर भी लिखेंगे हम। तो उससे पहले मैं एक बार आपकी आईक्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। इज एन आईक्यू ऑफ 160 प्लस एंड दैट इज रिकॉर्डेड। तो है वो थोड़ा ब्रिलियंट, तो बिल्कुल कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते हैं उसको, बट द पॉइंट इज दैट इवन विद दैट इट वाज 2023। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2023 में जीएस में 75 कट ऑफ के बाद 120 नंबर लाने के बाद सीसैट वाज लेफ्ट बाय व्हाट 1 मार्क। 1 मार्क। तो पहले तो आई थिंक जस्ट फॉर एवरीबॉडीज मेंटल हेल्थ, ये क्लिप क्योंकि बाद में भी रहेगी हमारे पास, if somebody as brilliant as this person can fail CSAT, it can happen to the best of us। बिल्कुल। ये एग्जाम के बाद याद रखने वाली बात है कि 2 चीजें हैं इसमें, एक तो टफ है, और फिर कई बार ऐसे होता है मैथ्स बैकग्राउंड का कोई होता है, आईआईटी से होता है, उनको लगता है मेरा CSAT हो गया तो मेरा तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट right, यहीं पे, right। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि ना होने के बाद ऐसा लगता है मेरा CSAT कैसे नहीं हुआ, तो हो सकता है ऐसा भी। बट अब ये अवॉइड कैसे किया जाए इन द लास्ट 2 मंथ्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये दिस मस्ट बी वेरी डिसहार्टनिंग। बिल्कुल यार बिल्कुल। मैंने पढ़ा, मैंने जीएस अच्छे से किया और मैं सीसैट में रह गया, तो अब व्हाट टू डू फॉर सीसैट इन दीस 2 मंथ्स? सीसेट के लिए सर, जैसे मेरा फर्स्ट उसमें नहीं हुआ ना, तो तो मैंने पहले तो बताओ, हाँ, यहाँ क्या इशू था, यहाँ पे व्हाट वाज द मिस्टेक? यहाँ पे वही मैथ्स को ले गए, थोड़ा ईगो पे ले गए कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा, और अटेम्प्ट भी उतने नहीं हो, मेरे हिसाब से 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए होंगे उसमें,
तो आरसी तो किया ही नहीं था जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो पूरा मेरे पास 1 साल था, ये तो मेरा धर्म ही मैंने बना लिया था। 1.5 घंटा मेरा न्यूज़पेपर जाता था डेली, और 1.5 घंटा मैंने सीसैट करना ही करना है। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, बिकॉज उससे अच्छा मेरे को नहीं लगता सोर्स है, क्योंकि आपको ना उससे वही लैंग्वेज वाली चीज आपको लगेगी। जो यहाँ पे मॉक टेस्ट दोगे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, यार उसका आप लेवल नहीं मैच कर सकते यूपीएससी का। तो आप उसको देखिए। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिंगल सोर्स इस भैया की 2 वीडियोस जो डाली हुई है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, आई विल रीशेयर देम, और वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने उनको 3-4 बार देख रखा होगा आराम से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही। और मेरा ये रहता था कि 15-20 मिनट में ना, वही जो आपने बताया था कि कई बार क्या होता है, छोटा पैराग्राफ होता है, नीचे 3 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, छांटो और फटाफट निपटाओ उनको, 15-20 मिनट लो। और मैथ्स पे फिर मैंने काफी काम किया, और कोइंसिडेंटली राम सर से ही मैंने किया था, और अब तो वो यहाँ पे है, तो फिर तो कोई इशू मेरे हिसाब से नहीं है। बट 1.5 घंटा डेडिकेटेडली, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, ऑन अ गुड डे और अ बैड डे आपके आवर्स ऑफ स्टडी क्या रहते थे। ऑन अ बैड डे मेरा 1.5 घंटा न्यूज़पेपर, 1.5 घंटा सीसेट होगा ही होगा। उसको इट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल। और मेरी ये मतलब दिक्कत है, एक बार गलती ना दोबारा नहीं होगी। एंड फिर नेक्स्ट ईयर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट ईयर फिर देन आई स्कोर्ड सीसैट में 142। और ये क्या 65 से 142। और फिर एक और सर, जब थर्ड अटेम्प्ट हुआ ना, माय इंटरव्यू ऑफ द सेकंड अटेम्प्ट, इट वाज ऑन लास्ट डे 17 अप्रैल को। 22 टाइम काफी कम मिला होगा आपको। 22 अप्रैल को रिजल्ट आया, नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर मई में ही एक महीना था 2024 का अटेम्प्ट आपका, 2024 का अटेम्प्ट, राइट। एंड 2025 में जैसे अप्रैल में रिजल्ट आया, राइट। लेस देन 1 मंथ था मेरे पास। और उसके बीच में ऑपरेशन सिंदूर वगैरह ये भी बड़े अच्छे से फॉलो किया था, 3-4 दिन लगाए थे इसमें। तो मेरी सीसैट की उतनी तैयारी नहीं थी, बट बिकॉज आई हैड इन्वेस्टेड ऑलरेडी 1.5 घंटा अपने सेकंड अटेम्प्ट में, अब इसमें भी मेरे 122 हैं इस बार। दैट्स ग्रेट है। तो आपको एक बार तैयारी करने की जरूरत है। तो एक बार आपने मेहनत करी एंड देन यू वर लाइक यार, आप कॉन्फिडेंट हो, मतलब आपको उतना इशू नहीं है। आई थिंक प्रीलिम्स के साथ भी यही होता है। वंस यू गेट एंड यू क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड, राइट, यार अच्छा मेरे 110 के ऊपर नंबर आ जाते हैं, तो फिर वो आते ही रहेंगे, और वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हो, ठीक है, थोड़ा डर तो फिर भी लगता है, राइट, बट लार्जली इट्स वंस यू क्रॉस द माउंटेन देन यू कैन ऑब्वियसली डू इट अगेन। तो अभी मतलब राम सर यही हैं, शिविन भैया की वीडियोस यूट्यूब पे ही हैं, आरसी की, और आपने मैथ्स की भी डाल रखी थी ना शायद? मैथ्स की नहीं डालता है, मैथ्स की मेरे को खुद नहीं आता, मैं मैथ्स नहीं आता इसलिए मैं डॉक्टर बना। मैथ्स के बारे में कभी कोई बात नहीं करता। तो आरसी आप इधर से करिए भैया से, और अनजिस्ट वाला तो है ही सर, तो यहीं पे ही है, तो इट्स फाइन। इसी से जैसे आप कह रहे थे ऑन अ गुड डे और अ बैड डे, है ना, आई एम गोइंग टू स्टडी, तो व्हाट वाज योर शेड्यूल लाइक? एंड प्लीज टेल मी फॉर द लास्ट 2 months, क्योंकि वो ऑब्वियसली सीजनल एग्जाम है। जी। कभी कभी ऐसा भी होगा क्या, ठीक है अभी अक्टूबर का मंथ है, मेंस दे के आया हूं, थोड़ा चिल करना है, ऑल्दो किया नहीं है भाई ने चिल, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितने एग्जाम क्लियर किए हुए हैं दीपांशु ने। बट वील जस्ट टॉक अबाउट द डेली शेड्यूल इन दीज लास्ट 2 months बिफोर प्रीलिम्स। सर डेली शेड्यूल लार्जली जो पढ़ाई के घंटे थे वो मेरे सेम ही रहते थे, मैं इसे चेंज नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता था कि पेपर हम उसी तरीके से दें जैसे हम आज तक पढ़ते आए हैं। बचपन का एक मैं बता देता हूँ, मतलब लास्ट डे पे ना, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो कोई गाइड नहीं उठा लाए पेपर से पहले, 12th के बोर्ड से पहले, और मैं उनके घर से मंगा के मैं उसको पढ़ रहा हूँ रात को, एंड माय फादर टोल्ड मी कि इसको साइड में रख दो, इसको पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे। तो शेड्यूल और वो रखो जो, और एक प्रिंसिपल है कि आप जो एग्जाम टाइम है ना, और उससे पहले थोड़े से दिन है, दो शुड बी सेम एज द ईयर आपका जो गया है। आप उसमें कुछ ड्रास्टिक चेंज लाओगे, आपका बॉडी का वो साइकिल सर्केडियन रिदम खराब होगा। तो जैसे ये नहीं कि अब मैं रात को पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मतलब जस्ट कीप इट नॉर्मल। आई थिंक जो आपका नॉर्मली चल रहा है, और जो आप रात में अभी, हाँ चलो ये है कि अभी आप 2 months है आपके पास जिनका खराब है साइकिल, प्लीज आपने पेपर दिन में देना है, आपको रात को 1 बजे पेपर नहीं देना है, राइट, दिन में देना है, और बीच में 2 घंटे होंगे, उसको आप देखो कि कैसे आपने अपना माइंड फ्रेश, वो आपकी पेपर डे की है। नहीं, आई थिंक जो इन लोगों के लिए हमने रिवीजन प्लान भी बनाया है, राइट, हर संडे पेपर है जी जीएस का, और सेम टाइम पे है, 9:30 से 11:30 प्रीलिम्स है जीएस का, और फिर 3 घंटे का ब्रेक है, और फिर 2:30 to 4:30 सीसैट है। बच्चे सर रात एग्जैक्ट सेम, हाँ रात को पढ़ते हैं, और सुबह उतना माइंड फ्रेश नहीं होगा आपका, राइट। तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आधा घंटा करके उसको आप शेड्यूल ठीक कर लीजिए, यही मेरा रहेगा। ड्रास्टिक चेंज ना कीजिए। मेरा शेड्यूल सिंपल रहता था, 8 घंटे की स्लीप, 7 घंटे की तो मिनिमम, 8 की मेरे को एट अ स्ट्रेच। स्लीप इज समथिंग दैट यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन। हाँ बिल्कुल भी, बिकॉज़ मेमोरी स्लीप पे ही कंसोलिडेट राइट।
एंड मतलब 6-7 बजे उठे, कभी मन कर गया, ज्यादा मोटिवेटेड हो गए कि यार हेल्थ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, तो 6 बजे उठ के चले गए पार्क, नहीं तो 7 बजे सिंपल उठे, अपना फ्रेश खाना वाना खाया, नहाए धोए और अपना पढ़ने बैठ गए। स्लॉट्स मेरे ऐसे ही होते थे, मतलब 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का कर नहीं पाता था सर। एक्चुअली मेरी सीटिंग थोड़ी सी कम है, मतलब मेरे को 20-25 मिनट डोंट बिलीव यू एट ऑल, बट ठीक है। 20-25 मिनट के बाद मेरे को थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट, ब्रेन को थोड़ी सी चाहिए। Right. रिफ्रेशमेंट वो ये होती है, बच्चों की रिफ्रेशमेंट ही चलती रहती है, वो मेरे में इतना डिसिप्लिन था। आई थिंक गेटिंग अप आफ्टर 25 minutes is easy. हाँ। Coming back within 5 minutes is difficult. बिल्कुल बिल्कुल। Right. तो I think that's where everybody's Pomodoro fails. हाँ। कि हम 25 मिनट करेंगे, 5 नहीं होता वो उनका। 5 नहीं होता, वो 25-50 हो जाता है। राइट। तो उतना डिसिप्लिन आप रखिए। मेरे को होता था कि चल अब जैसे फैमिली फ्रेंड्स हैं काफी, अब जैसे चलो पेरेंट्स नहीं थे तो उनकी सारी वो थी, Right. तो मेरे को होता था कि यार उनसे बात कर लो, 1 मिनट फ्रेंड से कर ली, 2 मिनट। नॉन यूपीएससी मेरे सारे फ्रेंड्स थे, मैं यहाँ पे पीयर नहीं कोई ज्यादा मैंने Right. किया, तो अपना कुछ कर लिया, नीचे नेबर्स से बात कर ली, पार्क चले गए, मतलब कुछ मेरे को चाहिए Keep your mental health balanced. I think that is बैलेंस्ड एंड प्रोडक्टिविटी। वही जो सर वो वुड कटर वाली स्टोरी है ना, Right. दोनों 8 घंटे काम करते थे, एक की पाइल इतनी थी, एक की इतनी थी। वो कहता भाई तू तो कम काम करता है, तेरी इतनी ज्यादा क्यों है? Right. तो कहते कि यार मैं आई शार्पन माई एक्स, मैं 1 घंटा घर जाता हूँ और मैं उसको रगड़ता हूँ एक्स को। Right. तो वो रगड़ने वाला काम मेरा होता था। पर प्लीज आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप अब तक कैसे पढ़ते आए हैं। अगर आप अब तक, आपकी सीटिंग है, आपको स्टडी टेबल चाहिए, आपको शांति चाहिए, आपको लैंप में पढ़ना है, आपको खुले में पढ़ना, जैसे मेरी होती थी, मेरे को ओपन पढ़ना अच्छा लगता था कि मैं खुले में, तो Right. पार्क में बैठ के पढ़ाऊँ कितनी बार, Right. कि न्यूज़पेपर ले गए वहां पढ़े। तो बिल्कुल आप, मैं ये कहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेस स्वॉट एनालिसिस आप अपना कीजिए, और प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें कोई मेजर फ्लॉ है अगर, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। फॉर एग्जाम्पल आप रील्स ही 4 घंटे देख रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, वो मेरे को बताने की आपको जरूरत नहीं है। Right. तो आप अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ्स और अपनी So I think पर्सनैलिटी no drastic changes needed. बिल्कुल भी नहीं करना मतलब है जो change। दिस इज नथिंग स्पेशल यार, मतलब वही लास्ट के 2 months भी वही मतलब 2 months इतना रेडिकल इसको फॉलो करना है। आपने कपड़े नहीं पहन के नए जाने, आपने नया फोन, नई वॉच नहीं, नया कोई कार्डबोर्ड नहीं, नया बैग, मतलब कुछ भी नहीं। जूते आपके इतने घिसे पिटे वो होने चाहिए, या आपके मतलब जो जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल। मैं शॉर्ट्स में देने गया हूं, राइट, जैसे आप हो Right. वैसे ही आप मतलब कीजिए। तो उसमें एक चेंज करोगे, वहां पता लगा आप अनकंफर्टेबल हो, उस वजह से आपके मतलब इट टेक्स अ टोल ऑन योर वो। तो प्रोडक्टिव रहना है हमें वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बुरे लगो, अच्छे लगो, सुंदर लगो, गंदे लगो, कोई दिक्कत नहीं है। और खाना सिलेक्शन के बाद फिर सब सुंदर नहीं, दैट्स बिकॉज़ आई एम करंटली सर्विंग। तो ही इज एक्चुअली वर्किंग इन द एचसीएस राइट नाउ। तो और इसकी भी खाना बात भी करेंगे। खाना भी सर, जो आप डेली अभी यार वो आदत बना लो कि जो आप वहां पे करोगे, वो आपने बात भी करी हुई है अपनी यूट्यूब वीडियोस में, कि लाइट रखो थोड़ा सा, खाओ जरूर। और मान लीजिए आप दूध पीते हो दूध लो, चाय पीते हो चाय लो। एक्चुअली देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ फंगल एपिडेमिक इन दिल्ली, तो बाहर का खाना अभी तो मत खाओ, एटलीस्ट यू कैन अवॉइड इट फॉर द लास्ट 2 months। बिल्कुल। तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। आई थिंक इवन फॉर योर ब्रेन इट विल बी द बेस्ट वे टू। और सर आपके इतना बताने के बाद भी मैं जैसे थोड़ा जंक फूड खा लेता था ना, और मैं मतलब इट्स वो रिकॉर्ड कि मैं कोई भी पेपर है, चाहे प्री है या मेंस है, मैं उसके पहले फूड पॉइजनिंग या कुछ एंटीबायोटिक्स खाने पड़ रहे हैं, या फीवर हो गया, कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो भाई अपने आप को थोड़ा सेफ करके चलो अभी पूरे हर इन एवरी स्फीयर, इमोशनल स्फीयर आल्सो आप थोड़ा सेफ करके चलो। कम वट में आपको वो सब देना है पेपर। ये लाइफ ऑल्टरिंग मेजर इवेंट है, so let's not पुट एनी अदर बर्डन एट दैट पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। अब यार एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जैसे ये क्वेश्चन भी देखा मैंने, मॉक टेस्ट का स्कोर, इससे कई लोग डिसहार्टन हो जाते हैं है ना? तो क्या पॉइंट, क्या मॉक टेस्ट का स्कोर मैटर करता है? बिल्कुल मैटर नहीं करता सर। वो स्लाइड आप दिखाएंगे जरा, उसमें मॉक टेस्ट के स्कोर लिख देते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक बार यहाँ पे इसी स्लाइड में ये आपके जीएस के स्कोर थे ना, यहाँ पर एक बार मैं आपके मॉक टेस्ट के स्कोर और लिख देता हूँ जी। हाँ जी, एवरेज कोई भी स्कोर आप बता सकते हैं। रेंज लिख देते हैं ना सर, क्योंकि एवरेज मॉक टेस्ट में वो नहीं है, आपको रेंज ही मिलेगी। लोएस्ट मेरे आए होंगे सर 50 नंबर, शाबाश। और बेस्ट आए होंगे 110 किसी में। और इसमें नो मॉक टेस्ट, इसमें नो मॉक टेस्ट। मेरे को समझ आ गया था कि यार ये खेल खराब है। हाँ, तो अगेन जैसे दीपांशु आप पहले भी कह रहे थे, मॉक टेस्ट का पर्पस ही नहीं है मार्क्स देखना जी। ना वो नॉलेज बिल्डिंग के लिए है और ना ही वो मार्क्स देखने के लिए। उसका पर्पस है अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पूरा हो रहा है तो बहुत है। देखो यार, मैं तो कई बार पहले भी यूट्यूब पे भी ये बात बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, ओपनली आई से इट, पूरी जितनी कोचिंग्स है ना यहाँ पे, अगर हम सब साथ में बैठ जाए ना तो भी हम यूपीएससी लाइक पेपर नहीं बना सकते, बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल दैट वी जस्ट डोंट, है ना? तो हम कर ही नहीं सकते वो काम।
एंड इसीलिए जो मैं मॉक टेस्ट आपके लिए दे रहा हूँ आपको संडेज को, अब जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसमें आपके स्कोर हो सकता है 180 190 में है, क्योंकि मैंने ना एक प्रिंसिपल फॉलो किया है इस बार कि मॉक टेस्ट बनेंगे ही उन्हीं सोर्सेज से जो हम पढ़ते हैं। रैंडम क्वेश्चन होगा ही नहीं उसमें। पॉलिटी का मॉक टेस्ट है तो सब कुछ लक्ष्मीकांत से होगा। यार जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लो। दैट इज द मॉक टेस्ट, मतलब कि यार आपने जो पढ़ा है वो आप एग्जाम देने जाओगे वो आप पहले दे लो, राइट। तो उसका मतलब कंटेंट बिल्डिंग इज नॉट द तो पर्पस। हम कोई नए कंटेंट से पेपर बना ही नहीं रहे, कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। बिल्कुल। उसका पर्पस इतना है कि यार मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, मेरी लक्ष्मीकांत रिवाइज हो जाए। राइट। क्योंकि मुझे लगता है अल्टीमेटली प्रीलिम्स के बाहर कोई क्यों होता है कि लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन गलत है। जैसे साइंस एंड टेक पढ़ा है आप लोगों ने, तो साइंस एंड टेक का बेसिक क्वेश्चन आप डीएनए का गलत करके आ गए, या आपने स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन गलत कर दिया, दैट इज व्हाट वुड मेक यू नॉट मेक इट थ्रू। और सर अगर जो सारे सही कर रहे हैं वो बच्चा वही सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, वो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा जो सारे गलत कर रहे हैं, किसी को नहीं आता। हाँ। और मतलब इट इज सच, मतलब मेरे को ना वो इतना क्लिक करी वो बात कि यार स्टैंडर्ड सोर्स तो गलत होना ही नहीं चाहिए, उसमें 99 के आपको 100% हिट रेट चाहिए उसमें, और आपका यू विल बी थ्रू। उसके अलावा आपको इधर उधर भागने हर साल एवरेज में मुझे लगता है 50 क्वेश्चन तो होते हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज से, और कट ऑफ कभी भी अभी तक तो 100 गया नहीं है 5-6 साल। और जो बाकी एलिमिनेट करने पड़ेंगे वो भी स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही होंगे। राइट। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अब चलो मैं तो यार बोल रहा हूँ ना, आप स्कोर देखो और आप बोलो कि ये स्कोर कुछ मेरे पास कोई सीक्रेट बुक नहीं है। राइट। और मतलब अगर मैं बताऊंगा तो इट वुड बी लेस देन अदर पीपल। एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड सोर्स बस। राइट। मतलब प्रीलिम्स के लिए तो और कुछ, मतलब साइंस एंड टेक का बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्ड सोर्स, तो दिस इज माय स्टैंडर्ड सोर्स इन्वायरमेंट। और उसके लिए राइट। तो यार मतलब कम रखो चीजें, मतलब बिखरने मत दो उसको, समेट के रखो अपनी प्रिपरेशन। कीप इट एज लिमिटेड एज पॉसिबल, एज लिमिटेड एज सिंपल। नया सोर्स तो इस टाइम पे पिकअप करना ही नहीं है। राइट। ठीक है यार, डर लगता है, मैंने भी करे थे, कोई हिस्ट्री की टर्म्स आ गई, कोई साइट्स का मैप आ गया, प्रेडिक्शंस आ गई, वो आ गई, पर यार आज तक मेरे को उनका कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। मैं पढ़ता था और मेरे को लगता था यार क्या बकवास है, इसको फेंको। राइट। अब यार एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जैसे इस टाइम पे एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होती है। राइट। तो मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि यार व्हाई डोंट यू डिसाइड राइट नाउ, एंड दिस आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, अभी डिसाइड कर लो कि अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या करो। राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उस पेपर को लॉक करके कहीं रख दो। राइट। एंग्जाइटी इसी बात की है कि प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। एंड वही प्लान बी का क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ, राइट, कि प्लान बी को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे मुझे तो आई नो योर स्टोरी, बट आई वांट कि आप खुद बताओ। बिल्कुल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एंग्जाइटी को लेके अगर हम हाँ, पहले बात please, करें, please. 2-3 तरीके हैं यार। आप एक्सरसाइज करो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जिम वाले जिम करो, जो बातें करते हैं वो बातें करो, फैमिली से बातें करो, घर से जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है। आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप स्पोर्ट्स खेलने जाओ। ऐसा मत सोचो कि यार मैं यहाँ 1 घंटा बचा लूं और मैं उसको एक्स्ट्रा पढ़ लूं। आई थिंक डे में नॉन यूपीएससी एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सर मेरे तो मतलब हार्डली देयर इज अ डे जब मैंने 10 घंटे पढ़ाई की हो, हार्डली या रेयरली। चलो 8 आवर स्टडी मेरे लिए इट्स सफिशिएंट, और 8 घंटे स्लीप, और 8 घंटे इट्स नॉन यूपीएससी। उसमें नहाना धोना, खाना पीना, बातें करना, खेलना कूदना, सब कुछ उसमें होना चाहिए। तो वही लकड़हारे वाली बात कि वो आपके जरूरी वाली चीजें हैं। एंग्जाइटी आपकी उसी से कम होगी। आप ब्रेन को, सर वो है ना बुक मंकू सोल्ड हिज फरारी, उसमें वो है कि वो गाड़ी को भगाई जा रहे हैं, तेल नहीं डल रहा है उसमें, सर्विस नहीं हो रही है गाड़ी की, तो वही ब्रेन का हाल है, इट्स अ मशीन आफ्टर ऑल। तो एंग्जाइटी यार इन चीजों, मेडिटेट करो यार। आप मेडिटेशन होता है यार भाई, कौन सी करें, आप ट्राई करो ना यार 5-5 दिन सारी, जिसमें आपको आउटपुट आ रही है वो कर लो। मतलब व्हाट्स द बिग डील, ट्राई करने में क्या हर्ज है। और करके देखो, 10 मिनट कर लो, और क्या चाहिए। प्राणायाम करना है प्राणायाम कर लो, योगा करनी है योगा कर लो, खेलना है खेल लो, स्विमिंग जो मर्जी करो। मतलब दैट इज वन थिंग। प्लान बी के बारे में क्या कहोगे आप? प्लान बी के बारे में सर मैं कहूंगा कि प्लान ए हमारा यूपीएससी नहीं है, प्लान ए हमारा सर्विस है। यूपीएससी लाइक रिलीजन्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, दे आर पाथ्स टू वन गॉड, राइट। तो दैट वन गॉड इज सर्विस। यूपीएससी उसका वन ऑफ द पाथ्स है, राइट। अब मैं यहाँ पे हरियाणा सिविल सर्विसेज में सर्व कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है एक तो स्केल और स्कोप इक्वली गुड है। आप अच्छा काम कर सकते हैं, आपको सेटिस्फैक्शन आएगी। सेकंड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। कितने बच्चे इस प्रेशर में अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं कि यार मैंने अब अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरा। और तीसरी चीज, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना वहां पे, मैं तो सर भर भर के मेंस में एग्जांपल्स और इंटरव्यू में एग्जांपल्स, वो कुछ पूछते थे, मैंने तो ये किया है, या हम ये कर रहे हैं, या हम सोच, तो उसका यूज होगा। प्लान भी, आपकी एंग्जाइटी तो कम होगी ही, फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, सेटिस्फैक्शन रहेगी, और आपको ना जो डीमोटिवेशन होती है ना एंग्जाइटी से, क्लियर ना होने की डीमोटिवेशन होती है, हमें लगता है क्लियर हो गया ना तो एक रैंक 6 जैसे मेरा हरियाणा में आया था कि रैंक 6 से आप देखो ये मोटिवेटेड है, नहीं, हम जो वहां पे काम कर रहे हैं ना
वो देख के मेरे को मोटिवेशन मिलती थी कि यार अगर मैं यूपीएससी कर लूंगा मैं इसको कितने बड़े स्केल पे कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं 2 बंदों को हेल्प कर रहा हूँ, वहां मैं 2000 बंदों को हेल्प कर पाऊंगा। तो ये चीजें इट विल हेल्प। और प्लान बी कैसे, अगर हाउ की हम बात करें सर, यूपीएससी के अलावा मैं नहीं और पढ़ाई करता था। दैट उसका मतलब ये कि प्लीज कीप स्पीकिंग, आप एक वो बनाओ सर। हाँ नहीं, मैं बड़ी लिख रहा हूँ। हाँ। ये पढ़ाई यूपीएससी की करी है सिर्फ। हाँ और अब एक बार ये बता दो कि एग्जाम कौन कौन से निकाले। ये तो सर, निकाल ही लिया है ये of तो course। हाँ एक सर एचसीएस मैंने दिया था 2024 में रैंक 6। और फिर पंजाब का सर प्री अभी क्लियर्ड है, फिर अभी मेंस में दूंगा नहीं, अभी चल रहा है मेंस, हाँ, तो of मैंने course। दिया नहीं। राइट। प्री डन। एंड यूपी पीसीएस का सर प्री डन है, उसका अभी मेंस चल रहा है, वो भी नहीं दोगे नहीं आप, देंगे। of course। राजस्थान का सर प्री क्लियर है, मेंस क्लियर्ड है, इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं अब। ठीक है। तो और सर ईपीएफओ का एग्जाम होता है, एपीएफसी वाला। ईपीएफओ इज वो एपीएफसी इज वो जैसे फॉरेस्ट Right, ऑफ right, I'm aware। इसमें प्री क्लियर्ड है, तो इसको अब आगे नहीं परस्यू कर रहे हैं। Right। एंड ऑल दिस मतलब इसका ARU भी नहीं किया है, मतलब सिर्फ Right। इससे। तो इट्स लाइक अ बिग वेन डायग्राम जो यूपीएससी है, और उसके अंदर ये छोटे 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 हिस्से हैं। राइट। तो यूपीएससी की तैयारी इतनी वास्ट है ना यार, इफ यू हैव बीन ट्रू टू योर स्ट्रेटेजी, इफ यू हैव बीन ट्रू टू योर ओन वो थिंग, तो आप उसमें इनमें से कोई ना कोई आप कर लोगे यार क्लियर। और इनका पैटर्न बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5-10 क्वेश्चन आ जाएंगे जो स्पेसिफिक होंगे, स्पेसिफिक उनको होंगे, छोड़ सकते हैं। और इतने फैक्चुअल होंगे कि आपने यूपीएससी में भी नहीं पढ़े होंगे। मैं नहीं मानता कि कुछ ऐसा मतलब हो कि आप उसको आपने उसके बारे में बिल्कुल, मान लो अब ऐसे ही पूछ लिया कि मान लीजिए हरियाणा में कबड्डी गेम्स हुई थी, उसकी थीम क्या थी, अब ये नहीं तो छोड़ दो ना भाई, क्या हो गया। तो आपने पढ़ाई सिर्फ यूपीएससी की है, सिर्फ यूपीएससी की, बट आपने एग्जाम ये सारे निकाले हैं। यूपीएससी की पढ़ाई क्यों इतनी वो थी। हाँ, कि आपने यू डिडंट गो इनटू कि यार ऐसा यूपी पीसीएस दे रहा हूँ तो स्टेट पीसीएस भी दे दे। बिल्कुल भी नहीं, मैं स्टेट का पढ़ लेता हूँ। मेरे को बोला गया था बार बार कि यार आप, क्योंकि सेकंड में नहीं हुआ था ना अटेम्प्ट में सर, कि यार थोड़ा सा राजस्थान का 1 महीना पढ़ लो। पर चलो सर मैं इसकी टाइमलाइन भी बता दूं थोड़ा सा कितना मुश्किल होता है ये जी। एचसीएस की बात कर लेते हैं, मेरे को वो याद है सर। तो अभी आई थिंक अप्रैल में है। हाँ अभी अप्रैल में है, बट इसमें ना 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था प्री। अच्छा, ओके। जब हमारा पीक टाइम होता है मेंस तैयारी का, मैं जनवरी फरवरी तक मेंस अपना करता था, राइट। तब इसका प्री था, और फिर इसका मेंस था सर अप्रैल में। ओ अच्छा। हाँ, तो इसका मेंस इन अप्रैल, जब आप प्री के लिए जब हम प्री का कोर टाइम होता है। एंड इंटरव्यू इसकी ये क्लियर होता गया सर। राइट। इंटरव्यू वाज ऑन 14 जून, प्री के और 16 जून को पेपर था। ओ अच्छा, राइट, ये 2024 है। राइट राइट राइट। जब वो इलेक्शंस के इलेक्शन की वजह से 20 दिन डिले और हुआ था। 14 जून को इंटरव्यू देने में चंडीगढ़ गया। सेंटर ये पहले ही भरवा लेते हैं यूपीएससी वाला, वो दिल्ली था। ट्रेन पकड़ी, 15 को रिजल्ट आ गया एचसीएस का कि रैंक 6 आया है। तो ये आप देखो कि अब अगर हम बोल रहे कि यार हरियाणा की तैयारी करनी थी, राइट, तो ये तो दोनों में से कुछ रह जाता। सो यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सो टू स्पीक। हाँ, तो तैयारी हरियाणा या एचसीएस वगैरह की इन सब की एग्जाम्स की सिर्फ उतनी है जो दिन एग्जाम देने में लगा। तो इसकी तैयारी 11 फेब है बस, वो मतलब एग्जाम डे है बस। इट इज जस्ट द एग्जाम डे। और मतलब इतना रोध होके मैं गया था कि यार मेरे को नहीं आता, मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार जितना यूपीएससी के थ्रू हो जाएगा ये, दैट वुड बी फाइन फॉर मी। राइट। तो ये प्लान, और एक और सर एक प्रिंसिपल वाइज अगर बात करें तो प्लान ए इज वही सर्विस, यूपीएससी इज अ पाथ टू दैट सर्विस। एंड जैसे टियर्स होते हैं ना, इट्स नॉट प्लान बी, ये सारे प्लान बी नहीं है। प्लान भी होता है कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि यार मैंने बैंक पीओ का एग्जाम देना है, मैंने एसएससी करना है, या मैंने अपना बिजनेस करना है। These are exams of similar stature. सो दिस इज प्लान ए इन अ टियर्ड वे। जैसे बैंक्स के नहीं बन गए डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, तो यूपीएससी इज डीएसआईबी। ये बाकी रीजनल रूरल बैंक्स हैं ये। तो इक्वली गुड हैं, इक्वली सेटिस्फाइंग हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मोटिवेटिंग हैं। रैंक तो चलो आएगा ही आएगा, मोटिवेटिंग आपको देख के लगेगा कि यार अगर मैं यूपीएससी में और थोड़ा मेहनत करूं, मैं तो मतलब एकदम बढ़िया करूंगा। तो दिस इज वाई, मतलब दीज आर प्लान ए का ही पार्ट है ये। प्लान ए का फर्स्ट टियर है, ये बाकी टियर्स हैं। राइट। तो आप वो प्लीज कीजिए। और मैं तो सर आपने तो काफी बार बोला है बच्चों को कि प्लान बी रखो। आपके थ्रू, मतलब आपके चैनल के थ्रू भी बच्चों को प्लीज आप इन चीजों को एक्सप्लोर कीजिए। उस साइकिल में थोड़ा ज्यादा हो गया, बट एक आधा कर लेंगे। एक आधा कर लीजिए, चाहे थोड़ा तैयारी करके कर लीजिए अगर आपको लगता है। तो प्लीज मतलब गिव इट अ थॉट, और उसको आप करिए फॉलो।